Very good morning students. Welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with a new videos. Today we are going to discuss a very important topic of class 12th physics chapter current electricity, that is combination of cells. आज हम लोग पढ़ेंगे combination of cells. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो फार्मूला आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, हम तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपली दिख जाए। अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तब वहां पे हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ। मतलब सिंपल सर्किट में आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो आज हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे उसको अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now, and this is the best way to connect the class. We had started with electric current, then we read whole concept of drift velocity, then we read electrical resistance, then we read effect of temperature on resistance and resistivity. We had done several numericals based on resistivity, rho is equal to RL upon A. Then we read about Ohm's law, how to represent Ohm's law in scalar form, vector form. Then we read color coding of carbon resistors. After that we had done 4 lecture of combination of resistors. हम लोगों ने combination of resistors का 4 लेक्चर किया है, जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फिर हम लोगों ने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल किए। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट सीखा, न्यूमेरिकल किया। आफ्टर दैट इन लास्ट लेक्चर वी हैड रेड अबाउट किरचॉफ्स लॉ, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ पूरा पढ़ा, चाहे वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो या किरचॉफ्स करंट लॉ हो। हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा बोर्ड लेवल पे एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। Okay, if any one of you wants to read these topics, do one thing: go to YouTube channel, search any topics such as Kirchhoff's law by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, and 2 chapters of class 12th physics, that is electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance, are already available upon this channel. क्लास 12 फिजिक्स का 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑलरेडी इस चैनल पे उसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोग 2 टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आज हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे ये तभी अप्लाई कीजिएगा जब हम लोगों को सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिख जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि किरचॉफ्स लॉ का जो मेथड था, जो हम लोग सॉल्यूशन करते थे, वो लॉन्ग मेथड है, लंबा तरीके से उसका आंसर आता है, इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको सर्किट कॉम्प्लेक्स दिखती है तो वहां पे आपको किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? देखिए मैंने 2 लिया है सेल, एक सेल को मैंने बोला E1, दूसरे सेल को मैंने बोला E2। ठीक है, अब देखो कि जो इसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी किस चीज को बोलते हैं सर? देखो इसमें जो हमारा स्टार्ट हो रहा है सेल वो माइनस से प्लस, देखो यहां पे कैसा है ये माइनस प्लस है ना। अगर ये उल्टा होता तो हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी चेंज हो गई है। यहाँ पोलैरिटी कैसी है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहला सेल हमारा E1 है, दूसरा हमारा कौन सा है E2 है, और हमारा 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2। कितना रेजिस्टेंस ले सकते हो? R1, R2, R3, R4, n रेजिस्टर ले सकते हो आप। जब इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालने की कोशिश करोगे या फिर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करोगे तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, मैंने लिख दिया E इक्विवेलेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट। तो देखिए ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो E इक्विवेलेंट, जो हम लोगों को EMF का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF किसको बोला था मैंने, जो नया सेल हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता, ओपन रहता है वो। तो जो E इक्विवेलेंट होता है वो समेशन ऑफ ऑल द EMF। E इक्विवेलेंट कितना, इसमें E1 है, E1 प्लस E2। अगर E3 होता उसको भी ऐड करते हैं, E4 होता उसको भी ऐड करते हैं। E इक्विवेलेंट डायरेक्टली आ गया E1 प्लस E2, आगे रहेगा E3, E4, E5, इस तरीके से आप उसको ऐड कर दीजिएगा। R इक्विवेलेंट होता है, ये भी सिंपली ऐड होता है R1 प्लस R2, या फिर अगर 3 लगा हुआ है R3, 4 लगा हुआ है तो R4। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट निकालने का हमारा सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। हमारा सिंपल फॉर्मूला है समेशन ऑफ ईएमएफ, सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द सिंपल वे ऑफ एडिंग द और फाइंडिंग द इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सिंपल तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर में, ठीक है। अब चलो आपको ये फील करवा देते हैं कि जो ये E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आया है, ये कैसे आया है, या फिर मैं बोलूं R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 कैसे आया है। जब तक हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फील नहीं होता है, तब तक हमें समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ बोर्ड पे, ठीक है। देखिए मैंने प्रूफ करने के लिए ये E इक्विवेलेंट कैसे आया, R इक्विवेलेंट कैसे आया, मैंने एक सर्किट लिया ये वाली। देखो ये सेल हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ये इस टर्मिनल का मैंने रख दिया A, इस टर्मिनल का मैंने नाम रख दिया B। अब देखो हमारा पाथ है इस डायरेक्शन में, पाथ है इस डायरेक्शन में, और हमारा करंट फॉलो करा कि इस तरीके से इस सेल से करंट निकला तो दोबारा घूम के करंट यहीं आएगा, ठीक है। ये किसी ना किसी सेल से तो कनेक्टेड होगा ना, यहां से करंट आई स्टार्ट हुआ, और हम लोग ये जानते हैं जितना हम लोग सेल से करंट निकालते हैं उतना ही करंट हम लोगों को सेल को दोबारा वापस देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ। करंट यहां भी कितना होगा, आई होगा। अब देखो वी आर अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, यहां पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज एट ए, और वोल्टेज बोलूं या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एट बी। अब देखो वी आर अप्लाइंग ओम्स लॉ। अगर हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो यहां पे पोटेंशियल कितना है, VA, मैंने VA लिख दिया। उसके बाद हमारा ये वाला सेल है। अब आप ये देखो कि जो हमारा ये सेल है, ये ईएमएफ जो है वो हायर तो लोअर जा रहा है, तो हायर से लोअर जब जाता है तो हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अगर हमारा सेल हायर से लोअर जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव, E1। अब देखो हमारा पाथ ये है और करंट को फॉलो करने का पाथ ये है, मतलब जब करंट का डायरेक्शन और हम लोग जो पाथ फॉलो करते हैं वो अगर दोनों अपोजिट है तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, बोलो, प्लस लेते हैं। जब हम लोगों का पाथ, देखो ये हम लोगों का पाथ है, करंट को फॉलो करने का पाथ ये है, तो जब दोनों अपोजिट होता है तो हम लोग निगेटिव लेते, सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, डेल्टा V। तो V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे IR लिख दे रहा हूं मैं, प्लस I इंटू R1। समझ में आ रही बात, मैंने किरचॉफ लॉ में इसको पढ़ाया है, ठीक है। जब दोनों का पाथ अपोजिट हो तो हमारा वोल्टेज, ये पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से ये कहां से जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है। हायर से लोअर जब भी जाता है सेल तो हमारी उसका ईएमएफ होता है माइनस में, ये हो गया E2। फिर अब इस पे आओ, देखो करंट इधर फ्लो कर रहा है, जब रेसिस्टर में करंट और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम लोग V की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब रेसिस्टर में जो करंट फॉलो कर रहा है उसका डायरेक्शन और हम लोगों ने जो पाथ चूज किया है उसका डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो V की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल टू IR, I इंटू R2, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट B। क्लियर है। अब क्या करो, ये सारी वैल्यू को उधर लेके चल जाओ, B को इधर ला दो। देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा E1, और ये उधर जाके हो जाएगा E2, ठीक है। E1 और E2 में निगेटिव में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी क्या नेगेटिव हो जाएगी, माइनस I इंटू में R1 प्लस में R2। साफ साफ दिख रहा है ये, बोलो। अब देखो मैं VA माइनस VB को बोल दे रहा हूं V। देखो जब हमारा सर्किट या हमारा सेल कनेक्टेड होता है, उसके अंदर से करंट फॉलो करता है, तो जो उसके अंदर में वोल्टेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जब हमारा जो पोटेंशियल होता है V होता है, वो जब कनेक्टेड होता है सर्किट से और उसके अंदर में करंट फ्लो करे तो वो जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और जब यूज में नहीं रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया V, या आप कर सकते हो, मैंने लेट कर लिया VA माइनस VB इक्वल टू V। तो यहां से वैल्यू क्या है, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ये वैल्यू हमारी आ गई। किरचॉफ लॉ करके अब क्या करो, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड वैल्यू से। हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस IR।
ये हमारा रिलेशन है टर्मिनल वोल्टेज का और ईएमएफ का। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक कैरन, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि हमारा जो यहाँ से E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। ठीक है, देखो I की जगह पे माइनस आई, यहाँ पे R की जगह पे क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा यहाँ से हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट की जगह पे और ये E इक्विवेलेंट की जगह पे। क्लियर है, समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर में जो हमारा ईएमएफ का इक्विवेलेंट होगा वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ऐड तभी होगा जब हमारी पोलैरिटी कैसी हो, माइनस से प्लस। मतलब देखो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। जब ऐसी पोलैरिटी होगी तो ये वैल्यू जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, E1 प्लस E2 E3। अगर पोलैरिटी चेंज कर जाए, अगर ये पोलैरिटी चेंज, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर पोलैरिटी हो जाए हमारी प्लस से माइनस, ऐसे हो जाए कि पहले पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, तो हम लोग बोलते हैं देखो ये पोलैरिटी कुछ और है, ये पोलैरिटी कुछ और है। जब हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो जो E इक्विवेलेंट होगा, E इक्विवेलेंट उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट सेम ही रहेगा। R इक्विवेलेंट विल बी ऑलवेज सेम, R1 प्लस R2, चाहे पोलैरिटी प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अब सवाल ये होता है कि सर माइनस किसको करेंगे, प्लस किसको करेंगे? जो गिवन सर्किट में जो ईएमएफ की वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले ले लेना। ठीक है, मेरे बताने का मतलब क्या है कि जो मैंने ये फार्मूला लिखा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, हमेशा प्लस नहीं होगा। ये प्लस तब होगा जब हमारी पोलैरिटी क्या हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। और जब पोलैरिटी चेंज कर जाए, इफ पोलैरिटी इज चेंज, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होने का मतलब समझते हो क्या? देखो मैं ड्रा करता हूं, छोड़ा है, देखो जैसे हमारे पास ये सेल है इस तरीके से, इफ पोलैरिटी इज चेंज मतलब कि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ऐसे हो जाए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस। जब पोलैरिटी चेंज कर जाएगी तो हमारी वैल्यू क्या होगी, एक निगेटिव में आ जाएगी। निगेटिव उसी को लेना, बड़े में से छोटे को हटाना। सर्किट में बड़ा वैल्यू पॉजिटिव होगा, छोटा वैल्यू निगेटिव होगा। ऐसा अगर चेंज होगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस E2। ये पोलैरिटी है, इसका ये पोलैरिटी का रिवर्स है, ठीक है। ठीक है, मेरे अब लिख लेना इस बात के, इस पॉइंट के बाद, इफ सेल्स आर अरेंज इन सीरीज, अगर सेल अरेंज हुआ सीरीज में, देन R इक्विवेलेंट विल बी एडेड डायरेक्टली। तब R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, चाहे वो कोई सी भी पोलैरिटी हो। एंड EMF या फिर R इक्विवेलेंट ऑफ EMF कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है, बस इसी बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है जब ये पोलैरिटी होगी, और जब पोलैरिटी हमारी नेगेटिव नेगेटिव चेंज कर जाएगी तब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, माइनस किसको प्लस किसको लेंगे, जो वैल्यू सर्किट में बड़ी होगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन तब समझ में आएगा इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, अलग अलग सेल ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारा सेल है इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 6 वोल्ट, और इसका जो रेसिस्टर है वो दिया हम लोगों को 1 ओम। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और जो दूसरा हमारा सेल है उसका जो हम लोगों को ईएमएफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 वोल्ट। ठीक है, और जो तीसरा वाला है, ठीक है, पहले वाले का E1 का वैल्यू दिया 6 वोल्ट, दूसरे वाले का 4 वोल्ट, और तीसरे वाले का हम लोगों को दिया हुआ है 3 वोल्ट। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और इसका जो हम लोगों को रेजिस्टेंस दिया है, एक का दिया 1 ओम, दूसरे वाले का 2 ओम, तीसरे वाले का 1 ओम। अब हमसे पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सेल, फाइंड इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोगों से पूछा है कि R इक्विवेलेंट बताओ और E इक्विवेलेंट बताओ इस सेल का। तो क्या करेंगे, देखो जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो। आप क्या कर दो, ऐड। देखो कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है, तो ये डायरेक्ट ऐड होगा। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बोलो, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10।
अब देखो ये दोनों की पोलैरिटी सेम है, इसकी डिफरेंट है, तो ये दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो। 6 + 4 हो गया 10, 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 वोल्ट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा 7 वोल्ट, इसका आ गया ईएमएफ 7 वोल्ट, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पे कितना आएगा रेसिस्टर, सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4 ओम, ठीक है, दैट आंसर हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अब ध्यान दो इस बात पे, अगर हमारा सेल की पोलैरिटी सेम है तो डायरेक्टली ऐड करो, देखो 6 + 4 कर दिया। और देखो इसका ये क्या है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये नेगेटिव टू नेगेटिव है, पोलैरिटी चेंज हो रही है यहाँ पे। देखो भैया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पोलैरिटी है। अब यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। जब पोलैरिटी चेंज होगी तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? 6 + 4 10, 10 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर देंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन उठाता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, जो सारी टेक्स्ट बुक में रहता है, चाहे वो जितनी अच्छी बुक भी उसमें रहता है, ठीक है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। उस क्वेश्चंस को मैं लिखता हूं, पर इसको आप नोट डाउन कर लो। देखिए मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से उतारिए, इसको नोट बुक में अपनी जरूर लिखिएगा। क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इफ n cells each of EMF E, n cells हैं और सारे का जो EMF है E है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कनेक्टेड है, सबका जो EMF है E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और जो सीरीज की पोलैरिटी है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected to the combination, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड है इस कॉम्बिनेशन से। इफ पोलैरिटी ऑफ m सेल्स, बताया नहीं है कितना, टोटल में से m सेल्स, टोटल n सेल्स लगे हुए हैं, m सेल्स आर रिवर्स्ड, टोटल n सेल्स लगे हुए हैं, m सेल्स की n लगे हुए हैं, m सेल्स की रिवर्स कर दी गई है। बोला क्या, फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टर्स। बोला क्या है कि आप करंट फाइंड आउट करो एक्सटर्नल रेजिस्टर में। सबसे पहले आप क्या करो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाओ। सबसे पहले क्या करो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाओ। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को कितना सेल दिया हुआ है, ऐसे करके हम लोगों को दिया हुआ है n सेल्स। n मतलब कहां तक, हम लोग कितना में ड्रा करते रह जाए वो हम लोग के लिए क्या होगा, कम होगा। मैं यहां तक रोक देता हूं, ठीक है। हम लोगों के पास कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, सबका जो हमारा EMF है E है और रेजिस्टेंस R है, E R E R E R, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा कहां तक, n सेल्स तक। अगर सबसे पहले आप ये देखो, अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूं इसका, तो हमारा E इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबसे पहले जब n सेल्स लगा हुआ है तो उसका E इक्विवेलेंट आएगा Ne, ये आ गया इक्विवेलेंट। कैसे आ गया सर, E1 + E2 + E3 + E4 + E5 कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, हमने कर दिया Ne, ठीक है, इक्विवेलेंट आ गया। अब इसका अगर आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट हमारा आएगा NR। क्यों, सीरीज में जो R इक्विवेलेंट निकालते हैं, R1 + R2 + R3 कहां तक जाएंगे, Rn तक जाएंगे। तो मैंने लिख दिया E इक्विवेलेंट के लिए Ne, R इक्विवेलेंट के लिए मैंने लिख दिया NR, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बोल रहा है क्या, ऐसे सेल्स लगाया गया, अब बोल रहा है क्या, M सेल्स आर रिवर्स्ड। अगर M सेल्स रिवर्स कर दिया गया, अब बताओ कि E इक्विवेलेंट कितना, मैं यहां पर लिख रहा हूं E इक्विवेलेंट इक्वल टू, शुरू में n सेल्स था, n रिवर्स का मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया, कितना उल्टा हो गया, n - m, माइनस होगा ये, और सबका EMF कितना E है। ध्यान समझो, सपोज मानो शुरू में 20 सेल्स लगे हुए थे, कितने लगे हुए थे, 20। अब देखो शुरू में 20 सेल्स लगे हुए थे, अब सपोज मानो कि 2 सेल्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो क्या लिखेंगे हम शुरू में, 20 - 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वही लिख दिया मैंने, n - m E। क्लियर है। अब देखो ये तो है ही है, अब इसको कितना ओपोज करेगा, जितना बाहर निकला है, तो मैं यहां लिख दिया Me। अब समझो इस बात को, अगर हमारे पास 20 सेल्स थे,
2 का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है, 20 में से 2 माइनस करूं कितना आएगा, 18 आएगा, 18e माइनस 2e। क्लियर है, हमारा E इक्विवेलेंट आएगा रिवर्स करने के बाद ये आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो कि अगर मैं करंट का क्या निकालूं, कि करंट निकालने की कोशिश करूं, करंट निकलेगा कैसे। तो देखो पहले मैं छोटी सर्किट बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि करंट निकलेगा कैसे। कब बहुत बात कर रहा है करंट निकालने का, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जब एक्सटर्नल कपड़ा लगा हुआ है। मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लग गया हमारा कैपिटल आर, और यहां पे हमारा क्या आ गया E इक्विवेलेंट, ये हमारा है R इक्विवेलेंट। ये सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा। अब आप पहले बताओ कि यहाँ पे I का फॉर्मूला क्या होगा। I का फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखो यही तो फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर होता है ना। I निकालना है तो क्या होगा, V अपॉन R होगा, इज इक्वल टू I। यही तो फॉर्मूला होता है उसका से, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन R। अब देखो V टर्मिनल वोल्टेज होता है और ये हमारा क्या होता है, EMF होता है। इसकी जगह देखो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट अपॉन में यहां पे क्या रेजिस्टेंस है, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R इक्विवेलेंट, R प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I। ठीक है, समझ में आ रही है बात। V की जगह मैंने E इक्विवेलेंट रख दिया, इज अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल क्या होगा, एक्सटर्नल भी होगा इंटरनल भी, R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप क्या करो, मेरे को I पूछा है तो I की वैल्यू रख दो, I इज इक्वल टू E इक्वल कितना है, ये आया है यहाँ को NE माइनस ME, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया E को, फिर बाहर में क्या है हमारा ME अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितनी आई है, NR आई है, यहाँ पर डबल दो NR। अब देखो NE माइनस ME क्या होगा हमारा 2ME अपॉन में R प्लस NR। बिल्कुल मैंने सोलो स्टेप में किया है। ठीक है, अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, NE माइनस 2ME अपॉन में R प्लस NR। तो अब देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला देखो इसमें कैसे दिया हुआ, इसमें E कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये N माइनस M, बाहर में आ जाएगा E अपॉन में R प्लस NR। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। अब देखो स्टूडेंट्स से कोचिंग के अंदर में, क्लासेस के अंदर में क्या मिस्टेक्स हो जाती है, मिस्टेक्स ये होती है कि स्टूडेंट्स यहां से NE से माइनस करते हैं, N माइनस M नहीं करते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर शुरू में 20 सेल्स था, 2 सेल्स का डायरेक्शन रिवर्स कर गया है, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट देयर, आपको कंसीडरेशन में लेना है। यहां पे 18 सेल्स ऑलरेडी है, 18 है भी और इसको 2 अपोज कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक्स अगर आप यहाँ पे एनी लिखिएगा तो इसमें से ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। इस ऑप्शन के अलावा जो 3 ऑप्शन और दिया हुआ ना, अगर आप जो डायरेक्शन रिवर्स किया उसको यहाँ पे माइनस नहीं करोगे तो ये डी ऑप्शन ना छोड़ के दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। देखो मैंने दिखाया 2 सेल्स दिखाया, E1 दिखाया E2 और 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2। जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो जो हमारा EMF का इक्विवेलेंट आता है वो आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, थोड़ा अजब सा फॉर्मूला आया है। E इक्विवेलेंट निकालने का है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, और R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अगर हर जगह पे अपना स्मॉल लिखा है तो मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया, आप इसको स्मॉल कर लो। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारा फार्मूला होता है E इक्विवेलेंट। देखो R इक्विवेलेंट तो सेम है, जैसे हम लोग कैपेसिटर में निकलता है, सॉरी रेजिस्टर में निकलता है, बट E इक्विवेलेंट डिफरेंट है, कुछ अलग अजब सा फार्मूला आया है। तो आप ये दो फार्मूला को याद रखो कि E इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है और R इक्विवेलेंट क्या है। अब देखो, अब हमेशा से मैं फिजिक्स को चाहता क्या हूं कि आप लोगों के लिए आसान बनाया जाए। आसान कैसे बनेगी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर कैसे इन सब चीजों का होगा, जब इन लोगों का प्रूफ करोगे। जब तक प्रूफ अगर नहीं आएगा आप लोगों को, तब आपके दिमाग में ये वैल्यू नहीं बैठेगी कि ये रिजल्ट आया कैसे। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं।
सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं सर्किट बार बार नहीं बनाऊंगा, इसी को प्रूफ आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। चलो इस पॉइंट में हमारी वैल्यू ए है, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूं बी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो कि मैं इस हर एक का नाम ले देता हूं। इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई, इस पॉइंट का मैंने नाम क्या दे दिया एक्स और वाई, इसका मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू, ठीक है। अब देखो जब ये पॉइंट है ये किसी ना किसी सेल से कनेक्टेड होगा, किसी ना किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा। मैं ये मान रहा हूं कि इस पॉइंट से जो हमारा करंट निकल रहा है वो आई निकल रहा है, इस पॉइंट से जो हमारा करंट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, हमारा आई निकल रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये करंट यहां से जाएगा तो ये क्या होगा, पूरा सेल से घूमते हुए दोबारा ये वापस आएगा, दोबारा ये कहां आएगा, इस पॉइंट वापस आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं आई, ठीक है। अब देखो जब करंट यहां पे जाएगा तो हमारी दो ब्रांच है, कितनी ब्रांच है, दो ब्रांच है, तो करंट विल गेट डिवाइडेड। मैं फर्स्ट ब्रांच में बोल रहा हूं कि यहां पर करंट I1 है, यहां पे करंट I2 है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो यही करंट यहां पे भी क्या आएगा, हमारा I1 आएगा, यहां भी क्या आएगा I2 आएगा यहां पे। अब देखो ये I1 और I2 मिलकर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। भैया देखो जो करंट यहां से निकलेगा वही करंट तो यहां वापस होगा, जितना करंट हम लोग सेल से लेते हैं, यही रूल है, वही उतना करंट हम लोगों को वापस करना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो कि ये देखो ये करंट आया या फिर ये करंट इंटर किया I1 I2, तो ये क्या होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो I होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, ठीक है। अब आप क्या करो कि इसके अंदर में आप अलग अलग दो केस, एक ले लो आप पाथ ये A X Y B, मैं पहले ले रहा हूं प्रूफ में, पाथ A X Y B। हमारा कैमरा तो चल रहा है भैया, कैमरा चलते चलते बंद हो जाता है, चेक करना पड़ता है। चलो देखो पाथ A X Y B, ठीक है। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ का, क्या अप्लाई करेंगे किरचॉफ का। इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा VA, क्या हो जाएगा VA। अब देखो इसके बाद हम लोग कौन सा सर्किट ये है, तो ये प्लस है माइनस है, जब भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो हम लोग माइनस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं V, ये आगे इवन। इसके बाद देखो ये हम लोगों का पाथ ये है और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। जब हम लोगों का पाथ और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है तो हमारा जो वोल्टेज होता है V होता है पोटेंशियल, वो पॉजिटिव होता है। ये हो जाएगा V इक्वल टू I1 R1। फिर हम आगे बढ़े, यहां कुछ है बोलो, नहीं है, डायरेक्ट कहां पहुंच गया VB पे, ठीक है। अब वही काम B को इधर लेके आ जाओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ये वैल्यू को मैं राइट साइड में लेके चला गया और VB कहां लेके चला गया, ये वैल्यू। अब यहां से अगर आप VA माइनस VB को मैं लिख देता हूं V, क्योंकि मैं बोला कि जब करंट यूज होने लगता है तो वो क्या बन जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। नहीं तो मैंने लेट कर लिया, यहां से वैल्यू क्या आ गई E1 माइनस I1 R1। अब अगर मैं यहां से सब्जेक्ट बनाऊं करंट को तो इक्वेशन क्या बनेगी I1, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी I1, बताओ अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं I1 को तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी E1 माइनस V अपॉन में R1, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। V को इधर लेके इधर, ठीक है। देखो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R, ठीक है। R कितना R1 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया I1 आ गया। अब हम लोग सिमिलरली, अब तो दोबारा मत लिखना पूरा, किसमें A P Q B में लिख देंगे हम सिमिलरली, बुक्स में वैसे लिख रहा था, आप करके देख सकते हो। मैंने सिमिलरली फ्रॉम पाथ, कौन सा पाथ है A P Q B, A P Q B, ठीक है। जब हम पाथ A Q B लेंगे तो सारी वैल्यू सेम रहेगी। यहां क्या आ जाएगा E2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं I2, मैं यहां पे स्पेस कम यहां पे लिख रहा हूं I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन में R2, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू आ गई,
अब देखो आप कि मैंने यहां पर लिखा था कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस इक्वेशन में पुटअप करो तो क्या वैल्यू आएगी, I इज इक्वल टू I1 पर ले आइए E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2V माइनस R2। कोई प्रॉब्लम? तो कुछ नहीं किया मैंने, जो मैंने ये माना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दे तो वैल्यू ये आ गई। अब देखो यहां से क्या बनेगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E1 अपॉन R1, अब मैं E2 अपॉन R2 को इधर लिख देता हूं E2 अपॉन R2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अब देखो ये दोनों में कौन चीज कॉमन है, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो V दोनों में कॉमन, मैंने लिख दिया V बाहर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ ध्यान, इसको ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। जब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड करोगे, यहाँ क्या बचेगा, V बचेगा इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस वाले से वैल्यू से, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये जो हमारी वैल्यू आ गई। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, टर्मिनल वोल्टेज, EMF, इलेक्ट्रिक करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो हमारा रिलेशन है ये है V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब देखो V की जगह पे V है, यस और नो? अरे भैया सॉरी, देखो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू से डिवाइड किया, यहां में डिवाइड करेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो पहले से था, तो ये वैल्यू से हम लेफ्ट साइड में डिवाइड करें राइट साइड में। देखो आप अब सही देखो, जो हमारी V की वैल्यू है V है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है भैया कैलकुलेशन में। देखो जो हमारा EMF है वो किसके बराबर होगा, ये पूरी वैल्यू के बराबर होगा, देखो ये वैल्यू के बराबर होगा, यही तो है E इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब देखो R जो होगा वो इसके बराबर होगा, R किसके बराबर होगा, इस वाले वैल्यू के बराबर होगा, ये सुनो। तो कैसे निकालेंगे हम, निकाल देना इसको, R को भी चाहोगे, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप R को ऐसे निकालना, R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इस वैल्यू को यहां लेके चले जाना तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड आउट किया जाता है और R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट होता है। देखो जब तक फिजिक्स में फील नहीं होता ना, फील, तब तक मजा नहीं आता है। फिजिक्स को पढ़ो कैसे, बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। तो देखो मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट बताया, फिर बताया मैंने प्रूफ करके ये वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर में, आप बार बार इसको ड्राइव मत करना, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करना और आंसर निकालना, ये दोनों फार्मूला को यूज करना, डायरेक्ट आंसर निकालना, ठीक है। नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखो मैंने दो एग्जांपल लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से। हम लोगों से पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आप ध्यान से देखो कि हम लोगों को 9 वोल्ट, 3 वोल्ट और 6 वोल्ट का 3 EMF दिया हुआ है और 3 रेजिस्टर दिया हुआ है। तीनों का जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो 3 ओम है। हमसे पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट EMF। देखो आप पहले ये चेक करना एग्जाम में कि सबकी पोलैरिटी सेम है या डिफरेंट है। देखो इसकी पोलैरिटी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, यानी इसकी अपोजिट है। अब इसको देखो, यानी कि फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की पोलैरिटी सेम है, इसकी डिफरेंट है। याद रखना, जिसकी पोलैरिटी सेम वो प्लस होगा और जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट वो माइनस होगा।
जिसकी पोलरिटी सेम वो वैल्यू प्लस होगी, ऐड होगी, और जिसकी पोलरिटी डिफरेंट वो क्या होगी, माइनस होगी। देखो मैंने लिख दिया है E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3। अगर पोलरिटी सेम तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, E1 की वैल्यू कितनी दी हुई हम लोगों को, E1 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई 9, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, माइनस E2 कितने 3/3 प्लस 6/3। वैल्यू पुट करो, 1/R1, R1 कितनी है 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इसको सोल्व करो, 3 3 से 9, 1 -1 प्लस 3 2 6, कितना आ गया 2। अब इसका 1/3 का इक्वल निकालो तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 ही होता है ना, 3 3 1, हाँ कितना ये आ जाएगा हमारा 3/3 आ जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा 3, ये आ गया हमारा 4 वोल्ट, और ये कितना आएगा 1 ओम। इट मींस जो हमारा आर ये ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 4 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 ओम। आप सर्किट चाहो तो ड्रा कर देना, ये हमारा 4 वोल्ट है, ये हमारा 1 ओम। क्लियर है, सुनो करो, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है। देखो यहाँ पे दिया है में ई दिया हुआ 6 वोल्ट 1 ओम, यहाँ दिया हुआ 10 वोल्ट 2 ओम, यहाँ दिया 4 वोल्ट 2 ओम, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले पैरेलल वाले को सोल्व करो। तो जब पैरेलल वाले को सोल्व करोगे आप तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो ये बनेगा, देखो मैं यहाँ लिखा हुआ है, पैरेलल वाले को सोल्व करो ये बनेगा। अब देखो कि सर हम लोग कंफ्यूजन हो रहा है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। सवाल ये होता है कि किसको पॉजिटिव लूं किसको निगेटिव लूं। तो याद रखना जो ईएमएफ में बड़ी वैल्यू होगी उसको आप पॉजिटिव लेना। तो मैं ऐसे दे रहा हूं E1/R1 माइनस E2/R2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? जो बड़ी वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। रेसिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा। रखो वैल्यू, E1 की वैल्यू कितनी है 10, और R1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 2, अपॉन में 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 2 to the 4, कितना आएगी, ये आ 3 वोल्ट। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2/2। इट मींस 3 वोल्ट अपॉन 1 ओम। ये क्या होता है हमारा आर इक्विवेलेंट होता है। अब देखो, या फिर आप नहीं चाहो तो छोड़ दो, अब इसको अलग से भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। देखो अब इसको आप ड्रा करो, जब ड्रा करोगे आप तो ये 6 वोल्ट तो है साथ में, 6 वोल्ट 1 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट क्या है हमारा भैया, इसका इक्विवेलेंट क्या आया, दो जब पैरेलल में चीज लगाई हुई थी उसका इक्विवेलेंट क्या। सवाल होता है कि सर कि मैं कौन सी पोलरिटी रखूं, लोअर से हाई वाली, हाई वाली, जो बड़ी वैल्यू थी। बड़ी वैल्यू कौन सी थी, ये वाली थी। जो बड़ी वैल्यू थी उसी का आप पोलरिटी यहां पे रखोगे जब आप सेल दूसरा दिखाओगे। यहां हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट, ओम कितना आएगा, सॉरी इक्विवेलेंट से 1 ओम। अब किस में आ गया, सीरीज में आ गया, सीरीज में इसलिए ऐड होगा। अब देखो यहां पे नेट ई क्या आएगा, देखो इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी क्या हमारी चेंज है, तो माइनस कर दो, नेट क्या हो जाएगा हमारा 6 - 3 हमारा आ जाएगा 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट। और रेजिस्टेंस 1 प्लस ओम कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक बात याद रखना, मैं बता रहा हूं ध्यान से, कि मैंने बोला था अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का है और वैल्यू सेम है, ईएमएफ की वैल्यू सेम है और 100 सेल लगे हुए हैं। अब हम लोग क्या करते थे, इक्वल निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट करते थे एनी। इक्वल निकालने के क्या करते थे हम लोग, एनी मतलब जितना नंबर ऑफ है उसकी वैल्यू रखो और इक्वल को मल्टीप्लाई कर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इफ यू आर कनेक्टिंग सेम ईएमएफ, अगर आप सेम ईएमएफ को कनेक्ट कर लो पैरेलल में n टाइम्स, कितने टाइम, तब जो हमारा n ईएमएफ की वैल्यू भी जो होगी वो सेम ही होगी। कहने का मतलब ये है अगर एक की वैल्यू 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट आप 100 टाइम्स लगा रहे हो तो जो हमारा नेट ईएमएफ भी आएगा वो 10 वोल्ट ही आएगा पैरेलल के लिए। सीरीज में मल्टीप्लाई होता है, अब पैरेलल में सेम ही वैल्यू रहती है। ठीक है, और अगर पूछेगा आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था रेसिस्टर में कि जितना अगर सेम वैल्यू हमारी है तो
तो उसके ऊपर रख दो आर, और जितने टाइम्स है उसको डिवाइड कर दो आप, वहां से हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा पैरेलल के लिए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? आर इक्विवेलेंट हमारा शॉर्टकट में आता है आर अपॉन एन। ये कब लगेगा? जब सेम रेसिस्टेंस ढेर सारा है पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, आर अपॉन एन। आर इक्विवेलेंट जितनी वैल्यू दी हुई है रेसिस्टेंस की वो रखो, और जितनी बार दिया नीचे रखो, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। और अगर ईएमएफ की बात करेंगे, अगर सेम ईएमएफ 100 टाइम्स 1000 टाइम्स सेल्स के अंदर में रखा हुआ है, हमसे पूछेगा इसका नेट इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो जो वैल्यू एक के लिए वही नेट के लिए भी आएगी। क्लियर है? अब कहने का मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर में क्वेश्चंस उठाइए, बनाते रहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, ठीक है। ये छोटा लेक्चर होगा, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि IIT JEE में उससे 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।